गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्यामनंदन सर फ्रॉम श्याम्स मैथमेटिक्स पटेल नगर नवादा। मैं आज सेट थ्योरी पढ़ने जा रहा हूं जो 11th का टॉपिक है। सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसके बिना हम मैथमेटिक्स की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके बिना हम मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत हर एक चैप्टर में होता है। जैसे ट्रिगो है, कैलकुलस है, इसके बिना हम रिलेशन नहीं समझ सकते हैं, फंक्शन नहीं समझ सकते हैं। इसलिए सेट थ्योरी को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हम लोग सेट थ्योरी को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। सेट थ्योरी यानी सेट इज द टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। सेट मैथमेटिक्स का टूल है, औजार है, और बिना औजार के हम मैथमेटिक्स के दरवाजे को खोल नहीं सकते हैं। इसलिए सेट को पढ़ना, सेट थ्योरी को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। बंधु 11th का टॉपिक तो है ही, 11th में पढ़ना है ही। इसके साथ ही इस चैप्टर से हम लोग आगे की भी इसकी जरूरत पड़ती है। किसी भी तरह का हम कंपटीशन में बैठते हैं तो इससे प्रश्न होता है और इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। इसलिए सेट थ्योरी को पढ़ना बहुत जरूरी है। और आज हम लोग देखेंगे सेट थ्योरी। सेट कहता है कि हम एक संग्रह है, कलेक्शन है। सेट एक कहता है कि बाबू हम एक कलेक्शन है, हम एक संग्रह, हम कुछ है नहीं, हम सिर्फ एक कलेक्शन है, संग्रह है, लेकिन सुपरिभाषित कलेक्शन है। कलेक्शन तो बहुत सारी चीजों का हो सकता है। भेड़ है, बकरी है, गधे हैं, कुत्ते हैं, उसका भी कलेक्शन हो सकता है। लेकिन हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि भेड़ का है, बकरी का है या गधे का है। तो कलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन सुपरिभाषित होनी चाहिए। इसलिए इसका डेफिनेशन है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम सेट कहते हैं। मतलब एक ऐसा संग्रह, एक ऐसा सुपरिभाषित संग्रह जिसको हम सुपरिभाषित करेंगे, एक ऐसा संग्रह जिसको हम डिफाइंड कर सकते हैं, सुपरिभाषित कर सकते हैं, उसी को हम सेट कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने क्या देखा कि संग्रह तो बहुत सारी चीजों का हो सकता है, लेकिन उस हर एक संग्रह सेट नहीं होगा, लेकिन हर एक सेट संग्रह होगा। यानी एवरी कलेक्शन इज नॉट सेट, बट एवरी सेट इज अ कलेक्शन। प्रत्येक संग्रह सेट नहीं हो सकते, लेकिन प्रत्येक सेट संग्रह हो सकते हैं। तो हमने फाइनली क्या समझा कि एक सुपरिभाषित वस्तु का, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे, सेट कहेंगे। सुपरिभाषित का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कहता है कि अंग्रेजी वर्णमालाओं का संग्रह। अंग्रेजी वर्णमाला, पूरा अंग्रेजी वर्णमाला रख दिया। इसमें क्या अंग्रेजी वर्णमाला है, इसमें क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, इसमें क्या है, इवेन नंबर है, इसमें क्या है, ऑड नंबर है। ये जो सारा कलेक्शन है ये सेट होगा। इसमें क्या है, ये प्राकृतिक संख्या का, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। ये किसका कलेक्शन है भाई? ऑड नंबर का कलेक्शन है, विषम संख्या का कलेक्शन है, ये विषम संख्या का कलेक्शन है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ये किसका कलेक्शन है भाई? तो ये इवेन नंबर का कलेक्शन है। तो ये तो डिफाइंड है, इवेन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवेल। ये सारे जो कलेक्शन है वो सेट कहलाते हैं और वो सेट कहे जाते हैं और ये डिफाइंड है। तो शायद आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सेट किसको कहते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ देखेंगे। अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स, अंग्रेजी स्वरों का संग्रह सेट है। अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, 50 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह समुच्चय है, सेट है, बिल्कुल सेट है। अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, भारत के सुंदर लड़कियों का संग्रह, ये समुच्चय नहीं है। यहां लिखा हुआ है कि अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, भारत के सुंदर लड़कियों का संग्रह, ये समुच्चय नहीं है। क्योंकि सुंदर लड़कियों का पैमाना है ही नहीं। कितना सुंदर रहेगा तो उसको हम सुंदर कहेंगे। कहीं कोई इसका मेजरमेंट नहीं है। सुंदर लड़कियों का मेजरमेंट नहीं है, उसका कितना सुंदर किसको हम कहेंगे? कितना वो गोरगार रहते तो सुंदर कर लेते,
कितना वो क्या रहेगा तो उसको हम सुंदर कहेंगे। उसका कोई मेजरमेंट है ये नहीं, कितना लंबा चौड़ा रहता है, कितना ये मोटा रहेगा तब उसको हम सुंदर कहेंगे। इसलिए सुंदर का कोई मेजरमेंट है ही नहीं। तो जब उसका मेजरमेंट नहीं है, माप नहीं है, तो हम उसको हम कैसे वेल डिफाइंड कर सकते हैं? इसलिए ऐसे कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे। अगला है अ कलेक्शन ऑफ टॉल गर्ल्स ऑफ इंडिया, भारत के लंबी लड़कियों का संग्रह। माने कितना लंबा, 3 फीट 2 इंच का लंबा कहा है, 5 फीट 2 इंच, ऐसा कोई मेजरमेंट है कि नहीं बाबू? 5 फीट 3 इंच रहेगा तो उसको हम लंबा कहेंगे। इसलिए इसका कोई मेजरमेंट है ही नहीं कि कितना लंबा रहेगा तो उसको हम लंबी कहेंगे। तो हम उसका कलेक्शन अब ओकरा में कर ले जीवो कि तू लंबा है, अब कोई दूसरा का वो करके तो हमें नाटा आइए। तो इस तरीके से हम उसको माप नहीं सकते, उसका मेजरमेंट नहीं है कितना लंबा। तो ऐसे जब कलेक्शन होता है तो वेल डिफाइंड नहीं होता है, वो सुपरिभाषित नहीं होता है, इसलिए ऐसे कलेक्शन को हम सेट नहीं करते हैं। अगला है क्या कलेक्शन ऑफ फैट गर्ल्स, मोटी लड़कियों का संग्रह। कितना मोटा, 10 किलो रहेगा तो उसको मोटा कहेंगे कि 50 किलो रहेगा तो उसको मोटा कहेंगे। कितना मोटी, अब ककरा तो कह दो, अब जिसको कह दीजिएगा वो लफड़ा ले दे करके लफड़ा पैदा कर देगा। इसलिए हम उसका कोई मेजरमेंट नहीं है कि कितना मोटी। अब जिसको मोटा, अब आपको लग रहा है मोटी, उसको कह दिया मोटी तो महा झगड़ा प्रलय हो जाएगा, महाभारत स्टार्ट। हमको क्यों मोटा कह रहे हैं आप? तो वाकई में कितना मोटा, आप क्यों कह सकते हैं हमको मोटा? हम मोटी क्यों हैं? आपको पता है कितना मोटी को मोटी कहा जा सकता है? वाकई में किसी का मेजरमेंट नहीं है कि 50 किलो 10 ग्राम हो जाएगा तो हम मोटा कह देंगे, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है, उसको हम मोटी कह सकते हैं। इसलिए ये सेट नहीं है। अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, हाँ ये सेट है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उपन्यासों का संग्रह ये सेट है। चूंकि ये डिफाइंड है कि नहीं भाई, मुंशी प्रेमचंद जो लिखे हैं उनके उपन्यास का संग्रह ये सेट है, बिल्कुल सेट है। तो आपने समझ गया होगा कि लंबी चौड़ी मोटी नाटी खूबसूरत डेंजर खतरनाक स्मार्ट वेरी स्मार्ट, ये जो विशेषताएं आ रहे हैं, ऐसे अगर किसी कलेक्शन में ये वर्ड आ जाएं सेट नहीं होता है, ये सेट नहीं होगा। प्रख्यात विख्यात इंडिया, भारत के बहुत अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, भारत के विख्यात लेखकों का संग्रह, विख्यात लड़कियों का संग्रह, तो ऐसे जो वर्ड आएंगे वो सेट नहीं कहलाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लंबे चौड़े मोटे नाटे सुंदर कुरूप काली गोरी लंबी चौड़ी दुबली पतली, ये सब वर्ड आ जाए, खतरनाक डेंजर विख्यात प्रख्यात सुप्रसिद्ध, ये सारे वर्ड अगर आ जाएंगे सेट नहीं कहलाएंगे। बस ये हम लोगों की सेट की परिभाषा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेट कहता है कि एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट बट एवरी सेट इज अ कलेक्शन। क्योंकि प्रत्येक संग्रह समुच नहीं हो सकते, संग्रह तो बिना परिभाषित भी हो सकता है। मोटी लड़कियों का संग्रह नहीं सेट होगा, मोटे लड़कों का संग्रह सेट नहीं होगा, तो प्रत्येक संग्रह समुच नहीं हो सकता। लेकिन प्रत्येक सेट जब सेट हो गया तो डिफाइंड होगा, सुपरिभाषित होगा, तभी सेट होगा। इसलिए प्रत्येक सेट समुच हो सकता है, लेकिन प्रत्येक संग्रह समुच नहीं हो सकता है। इसके बाद हम लोगों का है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, हम लोग सेट को कैसे सूचित करते हैं, किस तरीके से हम सूचित करते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, हम लोग समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से सूचित करते हैं। यानी अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट से सूचित किया जाता है, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है, जैसे ए बी सी डी, ए से लेकर के जेड तक। यानी हम लोग समुच्चय को अगर सूचित करेंगे तो कैपिटल ए से कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ए से लेकर के जेड तक किसी भी लेटर से हम लोग सूचित कर सकते हैं। यानी सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट ई। लेकिन अगर एलिमेंट्स को हमको सूचित करना होगा, यानी सेट के एलिमेंट्स को मान के चलते हैं कि कोई सेट है ए, क्योंकि हम सेट को कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, और इसमें जो एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कोई लेटर से डिजिट से सूचित कर सकते हैं। या अगर हमको इंग्लिश अल्फाबेट सूचित करना होगा तो स्मॉल लेटर से हम लोग सूचित कर सकते हैं, स्मॉल लेटर।
A B C D E F, इस तरीके से हम लोग सूचित करेंगे। क्योंकि एलिमेंट कभी कैपिटल में नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल में सेट को हम सूचित करते हैं और उसके एलिमेंट्स को, मेंबर्स को हम लोग स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। साथ ही साथ कोई डिजिट लेटर का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कोई डिजिट संख्या का इस्तेमाल करते हैं उसके एलिमेंट के लिए। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं एलिमेंट्स नोटेशन ABCD स्मॉल लेटर। अच्छा, एलिमेंट्स और मेंबर्स, अब अवयव क्या है? अवयव क्या है? एलिमेंट्स क्या है? मेंबर्स क्या है? सारा एक ही नाम है बाबू। कोई भी सेट को हम लोग, जो सेट का निर्माण करता है, जो सेट के अंदर होता है, उसी को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। जैसे सेट ए में क्या 1 2 3 4 5 6, तो ये एलिमेंट, इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, मेंबर कहते हैं, अवयव कहते हैं। मतलब सेट एक परिवार है, सेट एक परिवार है और उसके अंतर्गत जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, एलिमेंट है, उसको हम लोग एलिमेंट, मेंबर, सदस्य कहते हैं, अवयव कहते हैं। मतलब ये मुखिया है और एक घर का मेंबर है किसी भी सेट का, तो हम लोग सेट को कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, जबकि उसके अंदर एलिमेंट को जब सूचित करना होगा तो स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। तो एलिमेंट उसी को कहते हैं, एलिमेंट कहिए, मेंबर्स कहिए, या हिंदी में उसको अवयव कहिए। यानी सेट के अंतर्गत जो भी वस्तु होता है उसी को हम लोग एलिमेंट्स, मेंबर्स कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स फॉर्मिंग द सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। समुच्चय के निर्माण में जो वस्तु प्रयोग किए जाते हैं उसी को एलिमेंट कहते हैं, उसी को अवयव कहते हैं, उसी को सदस्य कहते हैं। तो इस सारे नामों से हम लोग समुच्चय को, सेट को समझते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने सेट को देखा। इसके बाद हम लोग और इसका डिटेल आगे देखेंगे। चलो, कुछ नोटेशन है, संकेत है, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है नोटेशन। जैसे कहने का मतलब है, इसमें इस्तेमाल होता है एन। एन जो कैपिटल होता है, इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को सूचित करता है कैपिटल एन। उसके बाद रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं, रियल नंबर को आर से सूचित करते हैं। इसमें एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, रियल नंबर, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो एक हम लोगों का नोटेशन है। इसके बाद हम लोगों का आता है, जैसे क्यू आता है, क्यू, जिसको हम लोग रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद हम लोग का कुछ आता है इंटीजर, आई या जेड से सूचित करते हैं, आई या जेड से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर कहते हैं, जिसको इंटीजर कहते हैं। और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं पूर्णांक। थोड़ा सा इसको आप लोग पूर्णांक को थोड़ा और विस्तार से समझिएगा। एक्चुअली पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब निगेटिव और पॉजिटिव और ये जीरो, इसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। हमने देखा कि यन जो कैपिटल यन अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेट थ्योरी में बहुत उपयोग होता है। कैपिटल यन का इस्तेमाल होता है, रियल का इस्तेमाल होता है, वास्तविक संख्या जिसको कहते हैं। रियल का मतलब वास्तविक संख्या, लिख देता हूं यहाँ पे। रियल का मतलब ये आपका रियल नंबर हो गया, ये रियल हो गया, रियल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्या बखूबी समझ रहे होंगे। तो ये नेचुरल नंबर, ये प्राकृतिक संख्या, ये रियल नंबर वास्तविक संख्या, क्यू रेशनल नंबर परिमेय संख्या, और आई या जेड, आई कैपिटल आई या कैपिटल जेड से हम लोग इंटीजर को सूचित करते हैं, जिसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। एक्चुअली इंटीजर होता क्या है?
निगेटिव पॉजिटिव जीरो। यानी जब पूर्णांक की बात आए तो हम लोग ये माइंड से समझ लेना होगा कि जब पूर्णांक की बात है तो उसमें निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इंटीजर आप समझ रहे हैं कि निगेटिव पॉजिटिव जीरो होता है। एक्चुअली इसको हम लोग नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं। अगर ये आपका नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, तो यहाँ पे हम लोग का जीरो है, तो आपका ये 1 2 3 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब इधर हम लोग पॉजिटिव बढ़ते चले जाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर पॉजिटिव हो रहा है और इधर निगेटिव -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट, निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो आप देख रहे हो कि पूर्णांक क्या है, इंटीजर क्या है। इंटीजर में निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। यहाँ नंबर लाइन पर देखेंगे, यहाँ जीरो है, जीरो से इधर आप चले जाए तो पॉजिटिव हो गया, जो प्लस इनफाइनाइट पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा, और इधर जब आते हैं तो निगेटिव में होता है जो कि माइनस इनफाइनाइट में होता है। तो हम लोग ये इंटीजर को हम लोग समझ सकते हैं कि इंटीजर पूर्णांक का मतलब निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। जब इंटीजर की बात आएगी तो आपको ये समझ लेना होगा कि इसमें एलिमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो हमने इंटीजर तक देखा। इसके बाद देखिए W होता है, WHO यानी होल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं, होल नंबर को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है। होल नंबर W अगर आ जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। और उसके बाद एक आता है C, इससे आप लोग समझ जाइएगा क्या भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग को पढ़ना है स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स समिश्र संख्या, जटिल संख्या भी कहते हैं हम लोग। स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों को 11th में पढ़ना है, विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज उसमें हम लोगों को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत। तो हमने कुछ नोटेशन देख लिया, सिंबल देख लिया, N R Q I J, ये सब सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। एक्चुअली इसी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स पुर्जा। यही मैथमेटिक्स का पार्ट्स पुर्जा है, और छोटे छोटे पार्ट्स पुर्जे हैं जो कि हमको सेट थ्योरी में मिलता है। और यदि हम ये पार्ट्स पुर्जे के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे और इसके बारे में हम अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, जानेंगे, तो फिर हमें आगे चल करके थोड़ा सा परेशानी होती है और बखूबी हम उसको अच्छी तरह से मैथमेटिक्स को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हम लोग सेट थ्योरी के अंतर्गत ये सारे छोटे छोटे जो पार्ट्स पुर्जे होते हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग ने देखा कि W और C कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारा नोटेशन है, सैंपल है। इस तरीके से हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास किए और ये देखें। और हम लोग कुछ और सैंपल जैसे देख लेते हैं। ये आपका होता है, इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। सेट में इसका इस्तेमाल होता है, बिलोंग्स टू में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक्चुअली इसका जो नाम है, इसका जो नाम है ग्रीक लेटर, ग्रीक ये लेटर है जिसको हम लोग ग्रीक लेटर में इप्सिलॉन पढ़ते हैं। इप्सिलॉन, ये इप्सिलॉन, एक ग्रीक लेटर इप्सिलॉन होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग बिलोंग्स टू में करते हैं। एक्चुअली बिलोंग्स टू या इज एन एलिमेंट ऑफ या इज अ मेंबर ऑफ, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि सदस्य है, सदस्य है, हिंदी में हो गया सदस्य है। तो ये इप्सिलॉन का जो ग्रीक लेटर इप्सिलॉन है, हम लोग इसको बिलोंग्स टू में सेट थ्योरी के अंतर्गत हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो इसको हम लोग बिलोंग्स टू या इज एन एलिमेंट ऑफ या इज अ मेंबर ऑफ, या मतलब उसको हिंदी में कहते हैं सदस्य है, मतलब सदस्य रहेगा, सदस्य है तो इस इप्सिलॉन का प्रयोग करेंगे कि सदस्य है। कोई सेट दे दिया गया और उसके अंतर्गत कोई एलिमेंट है, कोई अवयव है, तो अगर उसके अंतर्गत है तो सदस्य है तो इस इप्सिलॉन का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं रहेगा तो इसको इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसी को, और इसका मतलब होता है
डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग, है ना। या इसको हम लोग कर सकते हैं इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, या इज नॉट अ मेंबर ऑफ, अर्थात सदस्य नहीं है। अर्थात क्या, सदस्य नहीं है। जब सदस्य नहीं रहेगा तो हम लोग इस तरीके से एप्सिलॉन को काट देंगे, इसका मतलब हुआ डज नॉट बिलोंग टू, बिलोंग नहीं कर रहा है। उसी का दूसरा मतलब हुआ इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, सदस्य नहीं है, एलिमेंट नहीं है, इज नॉट अ मेंबर ऑफ, मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। सारा अर्थ एक ही होता है, अलग अलग हम तरीके से इसको हम लोग लिखते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, मैटर अलग है, सेंस वही देता है। तो आपने देखा ये सारे जो आप सैंपल देख रहे हैं एक्चुअली सेट थ्योरी के अंतर्गत ही पढ़ना है। इसीलिए हमने बोला, आपको बताया कि सेट इज द टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। सेट जो है मैथमेटिक्स का एक छोटा छोटा पार्ट्स, पुर्जे हैं, औजार हैं, जिसके बिना हम मैथमेटिक्स के दरवाजे को नहीं खोल सकते हैं। इसलिए हम इस तरीके से सेट थ्योरी को समझ सकते हैं। और बहुत सारे सैंपल है, हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको कॉलम कहते हैं, कॉलम ए या सच दैट। मतलब इसको जो देख रहे हैं इसका इस्तेमाल हम लोग सच दैट में करते हैं। सच दैट हिंदी में कहते हैं ऐसा कि, ऐसा कि, ऐसा कि, इसका भी इस्तेमाल होता है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉलम दे दिए, तिरछी लाइन दे दिए, या यस टी दे दिया स्मॉल से, इसका अर्थ होता है सच दैट, ऐसा कि। बस अभी आप इसको समझिए कि मतलब इसको हम बोलते क्या है और कहाँ इस्तेमाल होगा, हम लोग आगे बखूबी देखेंगे, ठीक है ना। सच दैट, ऐसा कि। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट, इसका दूसरा नाम पैरेंथेसिस, तीसरा नाम स्मॉल ब्रैकेट, जिसको छोटी, ये राउंड ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट, जिसको हम लोग छोटी कोष्टक कहते हैं। हम लोग इसका पूरा इस्तेमाल किए हैं मैथमेटिक्स में, छोटी ब्रैकेट का, तो इसका सेट थ्योरी में भी इस्तेमाल होता है। एक्चुअली ये छोटी ब्रैकेट है, छोटी कोष्टक भी है, इसको दो चार नामों से हम लोग जानते हैं, बखूबी समझेंगे। राउंड ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, पैरेंथेसिस भी कहा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट भी कहा जाता है, हिंदी में छोटी कोष्टक भी कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी हम लोग सेट थ्योरी में करेंगे। कैसे करेंगे आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद है, आप लोग देखिए, जाना पहचाना वर्षों पुराना, आप लोग देख रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट जिसको कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट जिसको हम लोग मंझोली कोष्टक, मंझोली कोष्टक भी कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, इसका भी इस्तेमाल हम लोग सेट थ्योरी के अंतर्गत करेंगे। और आप लोग एक जान रहे हैं बड़ी ब्रैकेट, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट दूसरा नाम इसका रेक्टेंगुलर। स्क्वायर ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और इसको हम लोग
बिग ब्रैकेट भी कहते हैं, बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट यानी बड़ी कोष्टक, बड़ी कोष्टक, बड़ी कोष्टक, बड़ी कोष्टक कहते हैं। तो हम लोग देखें कि ये राउंड ब्रैकेट छोटी कोष्टक है, मंझली कोष्टक है और ये बड़ी कोष्टक है। तीनों का नाम हम लोगों ने देखा और इसका इस्तेमाल हम लोग सेट थ्योरी में करेंगे। हम लोग प्यार से इसको मंझली, छोटी मंझली बड़की भी कहते हैं। इसको हम लोग छोटकी मंझली बड़की भी कहते हैं। तीन गोतनी से भी इसको हम लोग जानते हैं, प्यार से हम लोग तीनों गोतनी कहते हैं। ये बड़की गोतनी है, ये मंझली है, ये छोटकी है। और इस ब्रैकेट को हम लोग इस तरीके से भी समझते हैं कि छोटकी है, हम लोग इसको आगे इंटरवल में इसको हम लोग देखेंगे। गोतनी की जहां तक चर्चा है, तीनों गोतनी की चर्चा हम लोग इंटरवल में करेंगे। सेट थ्योरी के अंतर्गत हम लोग को इंटरवल में पढ़ना है, जिसका तीनों का अलग अलग अर्थ होता है। समझ रहे ना, छोटकी का, मंझली का और बड़की का। तो अनेक नामों से हम लोग इसको जानते हैं और जब इंटरवल हम लोग जब पढ़ेंगे तो फिर इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं और तीनों गोतनी के रूप में हम लोग इंटरवल में पढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, एक्चुअली हम लोग सेट को दो भागों में बांटते हैं। यानी हम सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं मुख्यतः दो तरीकों से करते हैं। यानी सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है दो रूप में है और इसको आप लोग बखूबी समझने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ रहे हैं और ये जो सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है दो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सेट को दो रूपों में रिप्रेजेंट करते हैं। वो करते क्या है, पहला जो है वो देख लीजिए, रोस्टर फॉर्म। इसका जो नाम है रोस्टर फॉर्म। सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आप ये समझिए कि सेट को हम दो रूप में बांटते हैं। पहला जो रूप है इसका रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। इसका दूसरा नाम टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, दूसरा नाम टैबुलर फॉर्म, जिसको हम लोग हिंदी में सारणी या तालिका, सारणी या तालिका रूप कहते हैं। सेट को हम दो तरीके से, दो रूपों में बांटते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, हिंदी में सारणी या तालिका रूप। और दूसरा जो है हम लोगों का वो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं रूल मेथड, रूल मेथड, रूल मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समुच्च, समुच्च निर्माण, समुच्च निर्माण रूप, समुच्च निर्माण रूप। तो सेट को हम लोग दो रूपों में बांटते हैं। एक्चुअली सेट दो प्रकार के होता है, सेट दो प्रकार के होता है। पहला जो होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या उसी का नाम है टेबुलर फॉर्म, हिंदी में सारणी या तालिका रूप कहते हैं। दूसरा जो है सेट बिल्डर फॉर्म है, दूसरा नाम रूल मेथड है, हिंदी में समुच्च निर्माण रूप कहते हैं इसको। अब एक्चुअली होता क्या है, अब हम लोग इसका डिटेल से देखेंगे। रोस्टर फॉर्म क्या है देख लीजिए। In this form, all elements, in this form, all elements are listed, separated with commas. In this form, all elements are enlisted, separated with commas and
and enclosed within curly bracket. In this form, all elements are enlisted. ठीक तो है, enlisted. In this form, all elements are enlisted, separated with commas and enclosed within curly bracket. हम लोग इस रूप में तो हम लोगों का ये देखें कि रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म, जिसको हिंदी में सारणी या तालिका रूप कहते हैं. इन दिस फॉर्म ऑल एलिमेंट्स आर इनलिस्टेड, सेपरेटेड विद कॉमा एंड इंक्लूड विद इन कर्ली ब्रैकेट. इस रूप में सभी अवयव को मजबूरी कोष्ठक के अंदर कॉमा देकर करके लिखा जाता है. मैं एग्जांपल देता हूं. दूसरा होता है शेड्यूल्ड फॉर्म, जिसको हम लोग रूल मेथड हिंदी में समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं. इसमें क्या होता है, जनरली स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजेन टू रिप्रेजेंट द होल मेंबर